नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अब आप देखिए, हम लोग किसी क्षेत्र में प्रगति विकास कर रहे हैं या ना कर रहे हो, लेकिन आप देखिए जनसंख्या बढ़ाने में हमारा योगदान सबसे ज़्यादा है। अभी तक जनसंख्या के मामले में दुनिया में सबसे बड़ा देश हुआ करता था चाइना, लेकिन यूएन की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत सबसे बड़ा देश जनसंख्या में बन चुका है। चाइना की बात करें तो देखिए, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है। और यूएन की बात करें तो आप देखें यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। और आपको मालूम होना चाहिए इस तरह के संगठनों के बारे में, क्योंकि इनसे आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे फिर आपका स्टेट पीसीएस हो। वनडे एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आप देखेंगे 142.86 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच चुकी है भारत की जनसंख्या। 29 लाख अधिक है चीन की तुलना में भारत की आबादी। और भारत की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों की हिस्सेदारी देखें तो आप देखेंगे कि 0 से 14 आयु की आप देखें 25% है। और 10 से 19 आप देखेंगे 18% है। 10 से 24 आप देखेंगे आपकी कितनी है, ये 26% है। 15 से 64 आप देखेंगे 68% है। और 65 से अधिक आप देखेंगे 7% है। अभी हम लोग युवा आबादी है हमारे देश की, और इसका अगर फायदा अगर हमारी सरकार उठा ले तो उठा ले, वरना आप देखिए यही एक समय के बाद बोझ भी बनती है, क्योंकि जो अभी युवा हैं वो एक समय के बाद बूढ़े भी तो होंगे, बुढ़े भी तो होंगे। और नागरिकों को 1.4 अरब अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए। यूएन एफ पी ए की भारत में प्रतिनिधि आंदिया वोजनार ने कहा है कि भारत में 1.4 अरब नागरिकों को 1.4 अरब अवसरों के रूप में देखा जाना चाहिए। अच्छी बात है, देखा जाना चाहिए। और अगर आप देखें कि हम जैसे मान लीजिए किसी परिवार का उदाहरण ले लेता हूं कि मान लीजिए उस परिवार में 5 बच्चे हैं। अगर आप देखिए उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती है, कौशल मिलता है, स्वास्थ्य सुविधा मिलती है, तो वो आप देखिए 5 अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई कुछ और करता है। तो आप देखिए पांचों कमा के लाएंगे तो घर की, परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और देश की भी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। और जब उनका बुढ़ापा आएगा तो वो अपने लिए कुछ करके भी रखेंगे। और अगर आप देखिए उन्हें शिक्षा ना दी जाए तो वो आप देखिए 250 रुपये 500 रुपये के दिहाड़ी पर लगे रहेंगे, और उनके परिवार की भी स्थिति बुरी रहेगी। और वो जब बुढ़ापा आएगा उनका तो वो एक तरह से दूसरे पर क्या बोझ बन जाएंगे। तो इसी तरह से आप लोग देश की युवा आबादी को भी देख सकते हैं। और यहाँ एक संगठन के बारे में बात हुई है, यूएन एफ पी ए के, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलर फंड की बात हो रही है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और क्षेत्रफल में आप लोगों को मालूम होना चाहिए रूस सबसे बड़ा देश है दुनिया में। कौन सा? रूस। ये आप देखिए, ये रूस है। भारत हमारा 7वें नंबर पर आता है। भारत हमारा 7वें नंबर पर आता है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा भारत इंडिया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चीन बोला हमारे पास 90 करोड़ कुशल कामगार हैं। चाइना ने काफी हद तक इसका फायदा उठाया है युवा जनसंख्या का। क्वांटम तकनीक में धाक जमाएगा भारत, कैबिनेट का फैसला। 6,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मिली मंजूरी। और अभी केवल 6 देश इस तकनीक पर कर रहे हैं काम। तेज और सटीक व सुरक्षित होगा डाटा ट्रांसफर। पायरेसी का पर अंकुश और फिल्मों के वर्गीकरण के लिए सिनेमेट्रोग्राफ संशोधन बिल भी मंजूर किया गया है। और इस मिशन से संचार, स्वास्थ्य और वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्र के साथ साथ दवाओं के निर्माण और अंतरिक्ष तकनीक में बहुत लाभ होगा। यह डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को भी पूरा करने में मदद करेगा। और आप देखेंगे कि कैसे काम करेगा ये मिशन। विज्ञान और तकनीकी विभाग इस मिशन का संचालन करेगा। इसमें एक मिशन निर्देशक होंगे, इसका अपना सचिवालय होगा, एक गवर्निंग बॉडी होगी और जिसकी अध्यक्षता तकनीक व उद्योग के क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक या उद्यमी करेंगे। और मिशन की तकनीक व शोध परिषद में अध्यक्षता अध्यक्षता प्रधान वैज्ञानिक सलाह करेंगे। क्या करेंगे? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार करेंगे। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें।
तो इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कई बार। क्वांटम के बारे में आप लोग सुने हैं ना, क्वांटम सिद्धांत सुने होंगे। क्वांटम तकनीक क्या होती है, ये भी आप लोगों के सवाल आ रहा होगा। क्वांटम टेक्नोलॉजी सुने हैं आप लोग या नहीं सुन पाए हो? क्वांटम सिद्धांत आधुनिक भौतिकी का सिद्धांतिक आधार है, जिसे आज के दौर में उपलब्ध कंप्यूटर के साथ अन्य डिजिटल डिवाइस से कई गुना कम समय में एक तकनीकी डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है। और क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम सिद्धांत के सिद्धांतों के आधार पर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विकास पर विभिन्न कंप्यूटर केंद्रित कंप्यूटर का एक क्षेत्र है, जो परमाणु और उप परमाणु स्तरों पर ऊर्जा और सामग्री के व्यवहार की व्याख्या करता है। तो ये भी आप लोग देखेंगे, तो इसके बारे में याद रखा करिएगा। और इसमें आप देखते हैं कि यह सुपर पोजिशन राज्य संभावनाओं की एक व्यवहारिक रूप से अनंत सीमा बनाता है, और जिसे अविश्वसनीय रूप से तेजी से एक साथ समानांतर गणना की अनुमति मिलती है इससे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और क्वांटम कंप्यूटर एक बहुविषयक क्षेत्र है, जिसमें कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी और गणित के पहलू शामिल होते हैं, जो क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में अधिक जटिल समस्याओं को तेजी से हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में हार्डवेयर अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास शामिल इसमें देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर साईं बाबा को बरी करने का आदेश दिया है माओवादियों से संबंध के मामले के गुण दोष पर विचार के लिए वापस बॉम्बे हाईकोर्ट को भेजा, और कहा कि हाईकोर्ट वह पीठ सुनवाई ना करे जिसने उन्हें बरी किया था। तो आप देखिए, माओवादियों से संबंध होने के कारण इन्हें आप देखिए कहा गया। उस सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, और संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनके सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल रखी गई है। रसोई में धुआं रहित चूल्हा कम करेगा प्रदूषण, बिल्कुल सही है। हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय में धुआं रहित चूल्हा तैयार किया गया है, जो फसलों के अवशेष से प्रज्वलित होगा, और कम खर्च में चलने वाला यह चूल्हा प्रदूषण में भी कमी करेगा। अभी नॉर्मल आप लोग चूल्हा जलाते होंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें धुआं निकलता है, अगर लकड़ी का उपयोग करते हैं आप लोग, अवशेषों का उपयोग करते हैं फसलों की। हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना पर न्यायिक अभिरक्षा में रहे उत्तर प्रदेश के सचिव व विशेष सचिव रिटायर्ड जजों को सुविधाएं बढ़ाने का मामला। कोर्ट ने कहा है कि अदालत की नहीं सुनते हैं अधिकारी। कोर्ट में हिरासत के लिए गए लखीमपुर खीरी के एसडीएम साहब। दहेज हत्या के मामले में आप देखिए, गवाही देने से मना करने पर मेतौली के एसडीएम विनीत उपाध्याय को एडीजी 5 ऋषि कुमार की अदालत में हिरासत में ले लिया गया। चलिए, उत्तर प्रदेश की बात चल रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखिए, लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। 2500 से अधिक लोगों से ठगी कर चुका जामताड़ा गिरोह। ये आप देखिए, साइबर ठगी की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान रखा करिएगा। जहां लालच में आप लोग फंसे वहां लुटना पक्का है। राहुल गांधी की याचिका पर आज आ सकता है निर्णय। जो आप देखिए, मानहानि का मामला था ना, सूरत की सत्य न्यायालय ने जो आप देखते 2 साल की सजा सुनाई थी, और उसके बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, उसी का फैसला। अतीक हत्याकांड में 5 पुलिसकर्मी निलंबित हुए हैं, और सुरक्षा में लापरवाही पर पुलिसकर्मियों पर पहली कार्रवाई की गई है। शूटरों को जिला अदालत में किया गया पेश, 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। और कालविन अस्पताल परिसर में हुई थी माफिया अतीक व अशरफ की हत्या। आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें उत्तर प्रदेश प्रयागराज में अभी जो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई है ना, उसी की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में मतांतर और निकाह करने का दबाव बनाने से परेशान छात्रा ने दी जान। इंदौर का मामला है, आप देखेंगे। अब अपनी मातृभाषा में भी दे सकेंगे परीक्षा, ये अच्छी पहल है, आप देखेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पाठ्यक्रम भले ही अंग्रेजी में हो, पेपर स्थानीय भाषा में दिया जा सकता है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षण संस्थानों को दिए निर्देश।
सभी विषयों की अध्ययन सामग्री को स्थानीय भाषा में तैयार करने को कहा गया है। और यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से यह मांगी जानकारी, अलग अलग विषयों की स्थानीय भाषाओं में उनके पास मौजूदा अध्ययन सामग्री है या नहीं है। ऐसी अध्ययन सामग्री जिसका स्थानीय भाषा में अनुवाद जरूरी है, और संस्थान में मौजूद ऐसे शिक्षक और विशेषज्ञ हो जो अपने विषयों में से जुड़ी सामग्री का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं या फिर से लिख सकते हैं। और कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए पढ़ाई के साथ कमाई योजना भी शुरू की जाएगी। पेट्र के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थान जल्द ही सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छात्रों की मदद के लिए पढ़ाई के साथ कमाई योजना शुरू कर सकते हैं। यूजीसी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसमें कहा गया कि छात्रों के लिए ऐसे काम करने के लिए मानदेय घंटे के हिसाब से एक मुश्त राशि के रूप में तय होगा। यह अवधि प्राप्त महीने 20 दिन और प्रति सप्ताह अधिकतम 20 घंटे होगी। तो अच्छी पहल है। आप देखिए इससे क्या होगा, आप देखेंगे कि कंप्यूटर सेवा हो, डाटा एंट्री, प्रयोगशाला, सहायक आदि में आप देखेंगे काम करने के लिए मिलेगा। तो बच्चे पढ़ भी सकेंगे और अपना खर्चे भी निकाल सकेंगे। और देखिए स्थानीय भाषा में अगर आप देखेंगे कि पेपर होता है, मातृभाषा में पेपर होता है, तो मुझे लगता है कि वहाँ के जो छात्र होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, वो बहुत बेहतर तरीके से उसे समझ भी पाएंगे। अब आप देखिए, आप लोगों ने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा होगा, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा होगा। ये जहाँ जाते थे वहीं की भाषा में अपने प्रवचन, अपनी बातें लोगों के सामने रखते थे, लोग सुन पाते थे। अब आप सोचिए, कहीं आप लोग हिंदी बोलने वाले हो या कोई मातृभाषा बोलने वाले हो, वहाँ जाकर आप इंग्लिश में बोलने लग जाइए, वहाँ के लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कुछ। इसलिए कहा भी जाता है कि आपके सुप्रीम कोर्ट अदालतों के कोई फैसले किसी भी भाषा में हो, लेकिन जहाँ का वो फैसला है वहाँ की स्थानीय भाषा में जरूर होना चाहिए। सरकार की योजनाएं स्थानीय भाषा में जरूर होना चाहिए, मातृभाषा में जरूर होना चाहिए, जिससे लोग आसानी से समझ पाएं, उसका लाभ ले पाएं। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। जहां स्कूलों में प्राचार्य ना शिक्षक, वहां शिक्षा का क्या होगा हाल, एलजी साहब कह रहे हैं, यानी कि उपराज्यपाल साहब बीके सक्सेना साहब कह रहे हैं। एक बात आपको और बता देता हूं, देखिए दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश, तो यहाँ आप देखते हैं कि चुने हुए मुख्यमंत्री के पास कम शक्तियां देखने को मिलती हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि यहाँ एलजी साहब के पास एलजी साहब ताकतवर दिखाई देते हैं और फिर दोनों में टकराव देखने को मिलता है। उपराज्यपाल ने खोली केंद्र की पोल, दिल्ली सरकार कह रही है, देखिए, यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार कह रही है। दिल्ली पुलिस में 350 करोड़ का घोटाला, विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। डीसीपी ने बिना मुख्यालय की स्वीकृति के थानों कार्यालयों में करवाया मेंटेनेंस। ठेकेदारों से फर्जी बिल बनवाकर विभाग के खातों से निकाले रुपए, और 40 डीसीपी व एडिशनल डीएसपी से मुख्यालय ने मांगी जानकारी। देख लीजिए, महंगी पुस्तकें खरीदने को मजबूर करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई शुरू हुई है, और दिशा निर्देशों की अवहेलना करने वाले निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भेज रही है सरकार। ये आप देखिए, हमारे देश में सबसे महंगी अगर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था ही है, और इसके अभाव में आप देखिए लोग रह जाते हैं, पैसे के अभाव में। प्रधानमंत्री की फोटो एडिट कर प्रसारित करने वाला जालसाज गिरफ्तार हुआ है। देख लीजिए, इस तरह की भी आजकल होती रहती है। ज्ञानवापी मामले के पैरोकार जितेंद्र सिंह वैसेन पर हमला, पटेल नगर स्थित घर के नजदीक हुआ था हमला। अज्ञात हमलावरों ने कंधे पर घोपा इंजेक्शन। ये आप देखते हैं कि बनारस में जो बहुचर्चित ज्ञानवापी मामला है उसी की बात हो रही है। पसंदीदा छात्रों को प्रवेश देने में निजी स्कूल हो पारदर्शी, यह हाईकोर्ट कह रहा है। और दिल्ली को जल्द मिलेगा पहला पशु शवदाह गृह, और 700 वर्ग मीटर में बन रहा है शवदाह गृह। और आप देखेंगे कि 2000 रुपये का शुल्क देना होगा 30 किलो तक के जानवर के लिए, और 3000 रुपये लगेंगे 30 किलो से ज़्यादा वजन के जानवरों के लिए। चलिए, वंदे भारत ट्रेन कोच निर्माण को यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में लग सकती फैक्ट्री। टीटागढ़ बैगन्स और रामकृष्ण फॉर्जिंग्स लिमिटेड ने संयुक्त उपक्रम के लिए मांगी जमीनें। आप देखिए, वंदे भारत ट्रेनें भी चल रही हैं खूब, उद्घाटन में भी प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं। सूडान हिंसा में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं, और जयशंकर ने सऊदी अरब और यूएई के विदेश मंत्रियों से की बात, और विदेश मंत्रालय ने बनाया कंट्रोल रूम, संपर्क साध सकते हैं स्वजन। और जन सरकार पर भड़की कांग्रेस ने कहा है कि आप किसी काम के नहीं है। सिद्धरामैया ने की सूडान में फंसे कर्नाटक के 31 लोगों को बचाने की अपील। ये आप देखिए, यहाँ तख्ता पलट होने की कोशिश हो रही है। कहाँ? सूडान में। देखिए, हमारा प्यारा भारत है एशिया में, और अफ्रीका महाद्वीप में जाएंगे आप लोग तो ये सूडान आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी राजधानी ओम डुरमैन है।
ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके पड़ोसियों में देखें तो इथोपिया हो गया, दक्षिण सूडान हो गया, चाड हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र आपको देखने को मिलेगा। ये लाल सागर से आप देखें इसकी सीमा लगती है, इरिट्रिया आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहीं की बात हो रही है। 21 अप्रैल से 4 देशों की यात्रा पर रहेंगे विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब। नेपाल के राष्ट्रपति पौडेल एम्स में भर्ती, हालत चिंताजनक है, ये आप देखें। और नेपाल की बात होती है तो ये नेपाल है हमारा पड़ोसी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा हमारी इससे लगती है। 2047 तक देश को नशा मुक्त बनाने में राज्य भी निभाए जिम्मेदारी, हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राज्य प्रमुखों के सम्मेलन में राज्यों को दिए गए, अब देखें संदेश, कहा अवैध ड्रग कारोबारियों पर करनी होगी सख्त कार्रवाई, तस्करी के नेटवर्क को करें ध्वस्त, और मोबाइल ऐप से रोक सकेंगे मादक पदार्थ की अवैध खेती। और राज्यों को होम मिनिस्टर साहब का सुझाव, फॉरेंसिक जांच साइंस लेबोरेटरी में नार्को संबंधी सुविधाएं शुरू करें, पुलिस की प्राथमिकता में नार्कोटिक्स को भी शामिल करें। केंद्र की तरह ही राज्य और जिला स्तर पर भी एनकोड की बैठकें होनी चाहिए, राज्य स्तर पर भी संयुक्त समन्वय समिति बनाएं और ड्रग को सार्वजनिक रूप से नष्ट करें, अन्यथा भ्रष्टाचार के कारण वह फिर बाजार में आ सकता है। राज्य और जिला स्तर पर ड्रग नेटवर्क चार्ट बनाकर कार्रवाई करें। एनडीपीएस एक्ट और संपत्ति जब्तीकरण को मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में अस्त्र बनाएं। आर्थिक पक्ष आने पर प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई और अंतर्राष्ट्रीय मामला आने पर एनआईए की मदद लें। एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, देखिए अभी हाल ही में अडानी पोर्ट पर आप देखिए कितनी पकड़ी गई थी, कई जगह पकड़ी जा रही है इस तरह की, तो उसी की बात हो रही है, उसे रोकने की बात हो रही है। और ईडी की अगर हम लोग बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 मई 1956 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और सीबीआई की बात करें तो आप सभी जानते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और एनआईए की बात करें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। कब? 2008 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आईआईटी ने किया नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अपनाने का फैसला, छात्रों को क्रेडिट अर्जित और एकीकृत करने की सुविधा दी जाएगी। यूजीसी चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने एनसीआर ऐप की दी प्रस्तुति। देश के प्रमुख शिक्षण संस्थान आईआईटी ने नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क अपनाने का फैसला किया है। आईआईटी की काउंसिल ने अपनी 55वीं बैठक में यह फैसला किया है। इसके तहत छात्रों की क्रेडिट अर्जित और एकीकृत करने की सुविधा दी जाएगी, ये आप देखेंगे। और आप देखेंगे केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए, गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने पर खास जोर दिया जा रहा है। इस क्रम में शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था और विश्वविद्यालयों में सभी छात्र छात्राओं को अवसर मुहैया कराने के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, दिल्ली में पीएम मोदी और दलाई लामा की हो सकती है मुलाकात, ये आप देखेंगे तिब्बती गुरु है। आप लोगों को मालूम है तिब्बत पहले आज़ाद देश हुआ करता था, बाद में चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया, और चाइना के कब्जे के बाद हमारी सीमा चाइना से लगने लगी, वरना हमारी सीमा चाइना से लगती ही नहीं थी। तेजपुर विश्वविद्यालय में सैनिक सीखेंगे चीनी भाषा। एलएसी पर सेना को कड़ी निगरानी की जरूरत है। और सेना कमांडरों के सम्मेलन में राजनाथ सिंह बोले रक्षा तैयारियों का आकलन हो। और आप देखेंगे एलओसी हो चाहे एलएसी हो, एलएसी आप देखते हैं कि जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए है ना हमारा हिस्सा, उसकी और हमारी जो सीमा बनती है उसको, और अक्साई वाले चीन में आप देखते हैं कि चाइना कब्जा किए हुए है, तो उसे एलएसी कहते हैं आप लोग, उस सीमा को जो आप देखते हैं कि विवादित मानी जाती है। ठीक है, और पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान जैसे हो तो हमें सुरक्षा पर ध्यान देना ही होगा। और इसमें आप देखेंगे क्वांटम की दुनिया में बढ़त पर भारत जो आप देख रहे हैं, देश में पहले से चल रहे शोध अनुसंधान सामरिक ताकत के लिहाज से भी बड़ा असर डाल सकता है क्वांटम। इस तरह के कार्टून भी कई गर्मी आप देखिए, आपके एग्जाम में पूछ लेते, इस पर आपकी राय पूछी जाती है कि इस कार्टून से आप लोग क्या समझते हैं, तो बताया करिएगा आप लोग। ठीक है, और इस अगले सत्र में आएगा पायरेसी रोकने का बल। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि कैबिनेट की मंजूरी मिल जाने के बाद सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। अभी तक किसी फिल्म को यूए और यूएसडी में वर्गीकृत करने का प्रावधान रहा है, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में आयु समूह के आधार पर फिल्मों का वर्गीकरण होता है। यू का मतलब बिना प्रतिबंध के सभी के देखने योग्य, और जबकि एसडी वयस्क
दर्शकों के लिए होती है। यूवी प्रतिबंध मुक्त सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए होता है, पर 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे माता पिता की निगरानी, परामर्श व सहमति से ही इसे देख सकते हैं। ठाकुर ने कहा है कि तमाम पक्षों की ओर से यह मांग बहुत जोरदार तरीके से की जा रही थी। और आप सभी जानते हैं, आपको मालूम भी होगा कि जब मूवी देखते हैं तो यू ए लिख के आता है, या तो यू लिख के आएगा, या ए लिख के आएगा, या यू ए लिख कर आएगा। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। ये आप सभी जानते हैं कर्नाटक में है आपके विधानसभा चुनाव, तो वहीं आप देखते हैं कि राजनीति चल रही है सब। कांग्रेस ने सीएम मुंबई के खिलाफ उम्मीदवार बदला, ये आप लोग देखते हैं, चलता रहेगा। आप तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, कांग्रेस को अमेठी तक में कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, भाजपा कह रही है। अजीत पवार पर भड़के संजय राउत, बोले मैं किसी की बाप से नहीं डरता हूँ। ये महाराष्ट्र के चल रहा है सब। ठीक है, शाह को 4 बार फोन करने की बात साबित होने पर छोड़ दूंगी सीएम पद, ये ममता बनर्जी कह रही है। चलिए, आप लोग देखते रहिए इस पर। ठीक है, तमिलनाडु विधानसभा ने ईसाई धर्म अपनाने वाले आदि द्रविड़ों के लिए मांगा आरक्षण। लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर डॉक्टर अटवाल ने भी छोड़ा सेयद, ये आप देखेंगे। 15 साल की उम्र में अकाली दल से जुड़े थे 83 वर्षीय अटवाल। और जहरीली शराब से मौत मुआवजे की घोषणा पर श्रेय लेने की होड़ है। बिहार में लालू बालू के रिश्ते से पुलिस पर बड़े माफिया के हमले, सुशील मोदी साहब कह रहे हैं। ये अभी आप देखें, बिहार में जो जहरीली शराब पीने से लोगों की डेथ हुई ना, उन्हीं को मुआवजा देने की बात हो रही है, उनके परिवार को, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। ये आप देखिए, समलैंगिक विवाह की बात चल रही है, यानी कि समान आप देखिए लिंग में विवाह करने। आप पुरुष से विवाह, यानी कि लड़का लड़के से विवाह कर रहा है, लड़की लड़की से विवाह कर रही है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। समलैंगिक विवाह की मान्यता पर राज्य को भी बनाए पक्षकार। केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर पूछा उनका नजरिया। हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। अभिजात अवधारणा पर कोई आंकड़ा पेश ना कर पाई सरकार। और शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की दलील से जताई असहमति। कहा व्यक्ति जिस गुण पर नियंत्रण नहीं है उसके आधार पर नहीं हो सकता है भेदभाव। ये आप देखिए, लोग कह रहे हैं कि इस विवाह को भी मान्यता दी जाए, और बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी है, बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में भी बोल रहे हैं। और धर्मगुरु अक्सर आप देखते हैं कि इस तरह के मामले में इसके विपक्ष में ही रहते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपके मौलिक अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार में समानता की बात की गई है, तो हमें भी वो कई इस तरह के मामले भी आए हैं देश में शादी के। ठीक है, तो यही चल रहा है। फाइनल फैसला आना दीजिए, हम लोग देखेंगे क्या बोलता है हमारा सर्वोच्च अदालत। 700 महिलाओं से ठगी में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 8 जासूस गिरफ्तार हुए। दोस्ती के बाद उन्हें महंगे सामान का फर्जी कोरियर और पार्सल भेजकर कस्टम ड्यूटी के नाम पर ठगी करते हैं। ये भी देखिए। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ उत्पीड़न के आरोप की जांच के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के खिलाफ आप देखिए असम इकाई की प्रमुख अंकिता दास द्वारा लगाए गए उत्पीड़न के आरोप का संज्ञान लिया है। महिला आयोग की बात करें तो ये महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करता है ये संगठन। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। और महिला आयोग की अगर हम लोग बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वोमेन, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगी। पहली अध्यक्ष की जयंती पटनायक थी। वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा। ठीक है, दिल्ली व 5 राज्यों के ऑपरेटरों की आईडी से भी बनी फर्जी आधार कार्ड। बंगाल से गिरफ्तार आरोपितों से मिली जानकारी आप देखेंगे। 12 लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। चलिए, तो ये भी अवैध मजारों पर उत्तराखंड सरकार सख्त नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और मोहम्मद मुस्लिम अतीक गैंग का सबसे बड़ा फाइनेंसर उमेश ने कराया था केस। चलिए, आप देखिए वही चल रहा है। बढ़ती जनसंख्या चुनौतियों के बीच भारत के लिए अवसर भी होता है, और युवाओं पर टिकी है आशा हमारी। देखिए क्या होता है। और बढ़ती आबादी के सापेक्ष संसाधनों के वितरण की बड़ी चुनौती होगी। हर व्यक्ति तक खाद्यान्न की पहुंच के साथ बिजली और पानी की उपलब्धता पर विशेष प्रयास करने होंगे। गांव तक बिजली पहुंचाने का काम तेज हुआ है, जबकि हर घर नल से जल योजना से गांव में पेयजल पहुंचाया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बड़ी चुनौती है। अभी इस पर जीडीपी का करीब 2% ही खर्च होता है। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो इसका आप देखते हैं लाभ उठा सकते हैं, और नहीं उठा सकते हैं तो आगे चल के नुकसान तो उठाना पक्का है। बिल्किस बानो मामले में किस आधार पर छोड़े अपराधी, सामने आई सच्चाई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस का केंद्र व गुजरात सरकार पर लगाए
गंभीर आरोप। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे उस दौरान बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ था और इनके परिवार के सदस्यों को मार दिया गया था और उनके जो दोषी थे उन्हें अभी कुछ समय पहले छोड़ दिया गया था। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी याचिका। ठीक है। एनआईए ने पीएफआई के इब्राहिम के खिलाफ किया आरोप पत्र। ये प्रतिबंधित संगठन है ना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, तो उसी की बात हो रही है। हवाला कारोबारी जैन की 21 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। फाउंडेशन ने गुवाहाटी में सैन्य स्टेशन पर स्थापित किया स्मारक ध्वज। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन को बढ़ावा देने व भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए द फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को बिहू के अवसर पर गुवाहाटी के नारंगी सैन्य स्टेशन में एक और स्मारक ध्वज समर्पित किया है। बिहू ये आप देखते हैं कि कहाँ का त्यौहार है, असम का, तो ये भी याद रखिएगा। अफगानी महबूबा बोली भारत सुरक्षित एरिस को भाया कश्मीर। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि यूथ 20 सम्मेलन में हिस्सा लेने जम्मू पहुंचे विभिन्न देशों के विद्यार्थी। कहा विश्व में शांति बहुत जरूरी, युवा अहम भूमिका निभा सकते हैं। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होनी चाहिए, अफगानिस्तान में क्या है, तालिबानों का कब्जा हो चुका है। ये हमारे लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल टिकट में रियायत हो सकती है बहाल। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने समर्थन में रेल मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। एक तरह से आप देखिए छूट देने की बात होती है ना, तो उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में सड़क पर नमाज और बिना अनुमति शोभा यात्रा पर रोक लगाने की बात हो रही है। चलिए ये भी देखते रहिए। मध्य प्रदेश में कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले अवैध मदरसों की होगी समीक्षा। ये आप देखिए यहाँ के शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। और सीबीआई ने गिरफ्तार तृणमूल विधायक के 10 बैंक के खाते फ्रीज किए। बंगाल में जो आप देखिए शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है ना, उसी को लेकर सब चल रहा है। बंगाल के चिटफंड से जुड़े मामले की सुनवाई होगी एक जगह, हाईकोर्ट कह रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश इंद्र प्रसन्न मुखर्जी ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए चिटफंड से संबंधित सभी मामले की सुनवाई एक जगह होगी। शारदा, रोज वैली, एमपीएस समेत अन्य मामलों में 28 प्राथमिकी दर्ज है। सभी सुनवाई अलग अलग होगी, उसी की बात हो रही है। ठीक है। केरल में वंदे भारत एक्सप्रेस को मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। साहब अभी बहुत दिखा रहे हैं, बहुत जगह कर रहे हैं उद्घाटन। 2 मालगाड़ियों में भिड़ंत से 5 इंजन समेत 15 वैगन बेपटरी, एक की मौत हुई है। देखिए इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। फ्रांस के वरिष्ठ नौसेना अधिकारी ने पश्चिमी कमान का किया दौरा हमारे हिंद महासागर में। चीता ओमान के बेखौफ विचरण से उड़ाई वन विभाग की नींद। ये आप लोग देखेंगे कि नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से जो लाए गए कोनो अभ्यारण्य में लाए गए ना, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान में, तो उन्हीं की बात हो रही है। दक्षिण अफ्रीका से लाए सभी 12 चीते बड़े बाड़े में छोड़े गए। अब भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ जारी रहेगी जांच, हाईकोर्ट कह रहा है। निषिद्ध के काफिले पर हमला हुआ था ना कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, तो उसी मामले की बात हो रही है। ये आप देखेंगे आपकी आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है, और ये आपको प्रीलिम्स हो, मुख्य परीक्षा हो, इंटरव्यू हो, एक सामान्य जानकारी के लिए हो, जनरल नॉलेज के लिए हो, इन सब जगह आप लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, तो इन्हें पढ़ लिया करिएगा। और अन्य न्यूज़पेपरों के जो आर्टिकल रहते हैं उन्हें फेसबुक पेज पर डाल देता हूं, तो वहां से जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय राजनीति पर कर्नाटक का असर, क्योंकि कर्नाटक में क्या है, विधानसभा चुनाव। आप लोग बताइए विधानसभा के चुनाव करवाता कौन है, कौन सा आयोग करवाता है, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे आप लोग लिखिएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी 10 मई को राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। यह चुनाव भले ही एक राज्य में हो रहा हो, लेकिन इसके परिणाम की अनुगुंज राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाएगी, क्योंकि 2024 में क्या है, लोकसभा चुनाव है। कर्नाटक दक्षिण में भाजपा का एकमात्र दुर्ग है। यहाँ पराजित होने पर दक्षिण में विस्तार की उसकी संभावनाओं को पलीता लगेगा। वहीं कांग्रेस के लिए भी यह चुनाव निर्णायक बन गया है। लंबे अरसे के बाद गांधी नेहरू परिवार से इतर पार्टी की कमान संभालने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं, और इसलिए पार्टी और उनके अध्यक्ष की प्रतिष्ठा यहाँ दांव पर लगी हुई है। राजनीतिक हाशिए पर चल रहे जद एस के सामने भी अपनी ताकत साबित करने की चुनौती है। वह राजनीतिक पंडितों द्वारा उसे खारिज करने के दावों को गलत सिद्ध करें। और कांग्रेस के लिए तो यह चुनाव करो या मरो वाला भी है, क्योंकि उसका प्रदर्शन ही 2024 के आम चुनाव में उसकी संभावना को दिशा देगा। बेहतर प्रदर्शन करने पर वह विपक्षी एकता की धुरी बन सकती है, अन्यथा राजनीतिक मोलभाव की उसकी शक्ति घट जाएगी। अभी तक के रुझानों के हिसाब से कांग्रेस के लिए कर्नाटक की राय अपेक्षाकृत आसान लग रही है, और इसमें राज्य में भाजपा
के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल की भी अहम भूमिका है। वसुराज मुंबई की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है। वहीं टिकट वितरण में भी असंतोष स्पष्ट दिखा है। क्षुब्ध नेता पार्टी से पलायन कर रहे हैं और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य में प्रभावी लिंगायत समुदाय से आने वाले जगदीश शेट्टार जैसे चेहरे भी शामिल हैं। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि भाजपा को इसका कितना नुकसान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कई मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर नए चेहरों का मौका देकर सत्ता विरोधी रुझान को थामने का दाव चला है और उसकी यह रणनीति अन्य राज्यों में भी फलदायी सिद्ध होती आई है। जहां तक लिंगायत समुदाय की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा अभी भी इस तबके के सबसे बड़े और व्यापक स्वीकार्यता वाले नेता माने जाते हैं। कांग्रेस में सतही तौर पर तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पार्टी के प्रदेश इकाई के मुखिया DK शिव कुमार के बीच खटपट किसी से छिपी नहीं है और कांग्रेस में हर राज्य में आप देखिए दो गुट आपको देखने को मिलते हैं। पिछले चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे जदयू में भी टिकट वितरण को लेकर आक्रोश है और देवगौड़ा परिवार में ही खींचतान जारी है। उन पर हद से ज्यादा परिवार केंद्रित होने के आरोप लग रहे हैं और देखा जाए तो तीनों ही दल किसी न किसी तरह की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। कर्नाटक की विखंडित राजनीति को देखते हुए यहां सत्ता के लक्ष्य पर निशाना लगाना आसान नहीं है और राज्य की राजनीति में यह विखंडन न केवल क्षेत्रीय आधार पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी देखना है। उत्तरी कन्नड़ और तटीय इलाकों में जहां भाजपा की बढ़िया पैठ है तो आंध्र प्रदेश से लगते मध्यवर्ती हिस्सों में कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव है। वहीं मैसूरू वाले दक्षिण हिस्से में जदयू या यूं कहे कि देवगौड़ा परिवार का ठीक ठाक पकड़ है। इस बिखराव का असर जनादेश में भी दिखता है। यही कारण है कि पिछले 20 वर्षों में कर्नाटक में किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार सिर्फ एक बार बनी है। 2013 में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के पीछे का एक बड़ा कारण यह था कि तब येदियुरप्पा ने भाजपा से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी, जिसका खामियाजा ने भाजपा को भुगतना पड़ा था। अब देखना होगा कि क्या ये तीनों दल अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में अपना आधार बरकरार रखते हुए दूसरे क्षेत्रों में भी पैठ बनाने में सफल हो पाते हैं या नहीं। राज्य के प्रभावी लिंगायत और बुक्कालीगा समुदाय को साधने में भी सभी दल अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। राज्य में करीब 16 से 18% जनसंख्या लिंगायतों की है और ये पिछले कुछ समय से भाजपा के पारंपरिक मतदाता माने जाते हैं। अब शेट्टार जैसे नेता के कांग्रेस के पाले में जाने पर देखना होगा कि पार्टी को लिंगायत मतों में सेंध लगाने में कितनी सफलता मिलती है। और इससे पहले सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री रहते हुए लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा देने की पहल की थी और जिसका उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला था। वहीं भाजपा सरकार ने इस दोनों समुदायों को साधने के लिए मुस्लिमों का 4% आरक्षण लिंगायत और बुक्कालीगा में 2% बांटने का फैसला किया है और जिस पर फिलहाल उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है। और भाजपा ने आप देखेंगे इस बार पहले से कहीं अधिक बुक्कालीगा प्रत्याशी भी उतारे। हालांकि देवगौड़ा परिवार को अभी भी बुक्कालीगा वर्ग का सबसे बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधि माना जाता है और DK शिव कुमार भी इसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में सामाजिक समीकरण भी 13 मई को आने वाले चुनाव नतीजों की दशा तय करेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं कि विधानसभा चुनाव के इन नतीजों के राष्ट्रीय स्तर पर भी नेतार्थ निकाले जाएंगे। यदि कांग्रेस को जीत मिलती है तो भाजपा के विरुद्ध विपक्षी एकता की कवायद नए सिरे से शुरू होती दिखेगी और जिसमें कांग्रेस को ज्यादा वजन मिलेगा। याद कीजिए, जब पिछली बार कांग्रेस और जदयू की संयुक्त सरकार बनी तो कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में गैर भाजपाई दल बेंगलोर में एक मंच पर दिखाई दिए थे। हालांकि किसी विधानसभा चुनाव के नतीजों को लोकसभा की संभावनाओं से पूरी तरह जोड़कर देखना भी उचित नहीं है, क्योंकि दोनों चुनाव में मुद्दे और नजरिए अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ था। दोनों जगह आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा सीटें मिली थी इस जगह सब जगह। पिछले आम चुनाव से ठीक पहले भाजपा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हार गई थी, लेकिन लोकसभा में चुनाव जीत गई थी। इसी तरह दिल्ली में चले जाइए आप लोग, दिल्ली में आप देखिए आम आदमी पार्टी एक तरफा जीती, लेकिन 7 लोकसभा सीटों की सातों बीजेपी जीती। और इस तरह कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मुकाबले वहां लोकसभा में भाजपा को बड़ी कामयाबी मिली थी और वह भी तब जब कांग्रेस और जदयू ने वह चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। बहरहाल कर्नाटक के परिणाम से कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि इस चुनाव अभियान के दौरान कौन से मुद्दे उभरकर राष्ट्रीय राजनीति में विमर्श को आकार देंगे। लेखक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में फेलो है ए राहुल वर्मा है, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। स्वास्थ्य और व्यवस्था को बदलने वाला कानून। जब तक स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी नहीं होगी तब तक लोगों को स्वास्थ्य का सही अधिकार नहीं मिलेगा।
राजस्थान में स्वास्थ्य का अधिकार कानून यानी राइट टू हेल्थ एक्ट लागू हो गया है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां लोगों को अब स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। इस कानून के लागू होने का मतलब है कि यदि राज्य का कोई भी नागरिक बीमार होता है तो उसे सरकारी और चुनिंदा प्राइवेट अस्पतालों को इलाज देना होगा। अगर उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो सरकार की ओर से उसके इलाज का खर्चा उठाया जाएगा। फिलहाल मुफ्त इलाज की सुविधा केवल सरकारी अस्पतालों में है और कानून बनने के साथ ही इससे लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी होने लगी। एक तरफ डॉक्टरों का कहना है कि उनके पेट पर लात मारकर लोगों को एक खोखला सा अधिकार दिया जा रहा है और जिसे डॉक्टर चाहे तो भी अमल नहीं कर पाएंगे क्योंकि बगैर पैसों के काम नहीं कर पाएंगे। और आप देखते हैं कि सरकारी हॉस्पिटलों में लूट लेते हैं हम लोगों को, तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो छोड़िए। और एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर इस तरह का कानून आता है, देश में लागू होता है, तो आम लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा क्योंकि आप देखें कि स्वास्थ्य के अभाव में कई लोगों की जान चली जाती है। जीवन यात्रा, मनुष्य जन्म जमता है और मर जाता है, यह अब तक का अटल सत्य है। चलिए ये भी पढ़ लिया करिएगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, अच्छा कॉलम रहता है। ये जनसंख्या नियोजन, आखिरकार भारत टॉप पर पहुंच चुका है। चलिए तो ये भी पढ़ लीजिए। अवैध पार्किंग, यदि कोई व्यवस्था नियम कानून को दरकिनार कर चल रही हो तो उसका असर आम जनजीवन पर पड़ रहा हो तो अदालतें चुप नहीं बैठ सकती हैं और यही वजह है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने अवैध पार्किंग का सर्वे कराकर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। बंद हो कानून का दुरुपयोग, कानून की आड़ में झूठे आरोप लगाने वाली महिलाओं को नहीं भूलना चाहिए कि पुरुष भी इसी समाज का हिस्सा है। हाल में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दुराचार के एक झूठे मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पीड़िता को दी गई रकम को वापस लेने का आदेश दिया है और न्यायमूर्ति ब्रिज राज सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश दुराचार और पॉक्सो एक्ट के आरोपों के विरुद्ध उन्नाव की जितन लोधी और जितेंद्र की जमानत अर्जी पर दिया है क्योंकि निचली अदालत में जिस तरह जिरह के दौरान पीड़िता ने अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किया है और यहाँ तक कि वह अपने बयान से भी मुकर गई है। और आप देखिए, देखा जाए तो दुष्कर्म के झूठे आरोप के अलावा दहेज प्रताड़ना के बचाव के लिए बनाई गई आईपीसी की धारा 498A का गलत इस्तेमाल भी कुछ महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, कुछ महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है, तो उन कुछ महिलाओं को भी चिन्हित करने की बात होती है। आप देखिए ये कानून आया था अच्छे के लिए कि महिलाओं को उसकी सशक्तिकरण हो, लेकिन कुछ महिलाएं इसका दुरुपयोग भी शुरू कर देती हैं। चलिए छोटे छोटे कॉलम रहते, इन्हें भी आप लोग पढ़ लिया करिएगा। छोटे उद्यमों को मदद से संवरेगी देश की तस्वीर, समूचे देश में यह एक यूनिट के रूप में देखें तो सर्वाधिक MSME यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के रूप में ही है और रोजगार प्रदाता के रूप में यह बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और सरकार द्वारा तमाम आवश्यक नीतिगत परिवर्तन करने के बावजूद इस क्षेत्र का विकास उस अनुरूप नहीं हो पाया जैसा आधुनिक तकनीक के इस युग में होना चाहिए था। इसके अनेक कारण हैं और जिसके सभी पक्षों को समझते हुए उस अनुरूप कार्य प्रणाली में परिवर्तन करते हुए उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए ताकि समृद्धि की राह आसान हो सके। चलिए तो अच्छी बात है, ये भी MSME की मजबूती से सशक्त होगा देश और बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। मैं गांधी बन जाऊं, खरी खरी ये तंज कसा जाता है, ठीक है, तो ये भी देखते रहा करिएगा। चुनाव से पहले ही कड़वी हुई जुबान, ये आप देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव है ना, भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ भी चुनाव इसी साल होना है। लोक सेवक हैं तो लोक से भी जुड़िए और सिविल सेवा दिवस की समर्पित इन पंक्तियों को पढ़ने से पूर्व दो छोटे छोटे किस्से पढ़ लीजिए। पहला, एक उपायुक्त महोदय ने सुनाया था, कहा कि उन्होंने किसी विवश वृद्धा का कोई काम कर दिया तो उसके बदले आशीर्वाद दिया, बेटा मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हें पटवारी की नौकरी मिले तो प्रसन्न रहो। दूसरा किस्सा एक स्थानीय जनप्रतिनिधि ने सुनाया कि लिपि की प्रवृत्ति से लैस एक साक्षर व्यक्ति ने उन्हें एक बार कहा, मेरे साथ सभ्यता के दायरे में रहकर बात करो, स्वयं को DC या DM मत समझो। चलिए भी देखते रहा करिएगा। बिहार और झारखंड से खुलेगा निर्यात का रास्ता, PM गतिशील नेशनल मास्टर प्लान के तहत इंडो नेपाल हल्दिया बॉर्डर प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई है और प्रोजेक्ट के तहत रक्सौल से हल्दिया तक किया जाना है एक्सप्रेस वे का निर्माण और रास्ते में आने वाले वन और खदान इलाकों से बचने की दी गई सलाह और कॉरिडोर निर्माण से नेपाल के साथ भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती आएगी और 30,233 करोड़ रुपए है प्रोजेक्ट की लागत। 10 घंटों से अधिक यात्रा के समय में आएगी कमी से। कॉटन के उत्पादन में गिरावट की आशंका, महंगे होंगे कपड़े,
ये आप देखिए, भारत में काम करने के लिए टीसीएस सबसे अच्छी जगह है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और मोबाइल स्पीड में भारत की रैंकिंग सुधरी। ये भारत में ने मार्च में औसत मोबाइल स्पीड के मामले में वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थानों का सुधार कर लिया है। 66वें स्थान पर था, अब 64वें स्थान पर आ चुका है। और नेटवर्क इंटेलिजेंस में वैश्विक लीडर कला के अनुसार ये बात की जा रही है। एसआईपी से म्यूचुअल फंड में निवेश 25% बढ़ा। पीएम से मिलकर कुक ने निवेश के लिए जताई प्रतिबद्धता। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एप्पल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ना, उन्हीं की बात हो रही है। NHAI बनाएगा 10,000 किलोमीटर डिजिटल मार्ग और 250 से ज़्यादा परियोजनाओं को विकसित करेंगे। गडकरी साहब कह रहे, हमारे कौन है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। कच्चे तेल पर फिर लगा अप्रत्याशित लाभ कर, और सरकार ने देश में उत्पादित कच्चे तेल पर फिर से अप्रत्याशित लाभ कर यानी वेंड फॉल टैक्स लगा दिया है। और इसमें आप देखेंगे इसकी पहली 4 अप्रैल की समीक्षा में देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को घटाकर शून्य कर दिया गया था। स्टील फार्मों में एमएसएमई को बकाया चुकाया। और ईद पर बी मार्ट लाया चांद सा रोशन फैशन। चलिए देखते रहा करिए। सृजन घोटाले में सीबीआई अमित कुमार और रजनी की संपत्ति करेगी कुर्क। बिहार में अरबों के सृजन घोटाले हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। गायक बादशाह के गाने से महाकाल मंदिर के संत पुजारी नाराज। उत्तराखंड पुलिस के चलन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताया आश्चर्य। ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकता। ये आप देखिए अधिनियम, सीबीआई ने विदेशी अंशदान अधिनियम के कथित उल्लंघन के आरोप में। श्री हरमिंदर साहिब में प्रवेश पर विवाद के बाद युवती ने माफी मांगी। ये देख लीजिए। ये 18 साल से फरार छोटा राजन का गुर्गा संतोष सावंत गिरफ्तार हुआ है। रातों रात बदली बुर्ज की रिक्शा चालक की, इसमें 2.5 करोड़ की लॉटरी लगी। चलिए, रिक्शा चलाकर गुजर बसर करने वाले की बात है। भोपाल के तालाब में मिली अमेरिका की झीलों में पाई जाने वाली मछली। देख ली। ब्रिटेन में हिंदू छात्रों को निशाना बना रहे मुस्लिम कट्टरपंथी। आधे अभिभावक ने माना उनके बच्चे हो रहे हैं प्रताड़ित। ये धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहे हैं मुस्लिम छात्र। पाकिस्तानी युवा कर रहे हैं गैर मुस्लिमों का शोषण। ये आप देखिए। और म्यांमार का सुप्रीम कोर्ट सू की अपीलों पर सुनवाई को तैयार हुआ है। ये आप देखिए, म्यांमार ये हमारा पड़ोसी है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। उन्होंने सजा और कई मामलों में सजा कम करने का आग्रह किया है। और सूकी पर भ्रष्टाचार, चुनावी धोखाधड़ी और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। यूक्रेन के आकाश की सुरक्षा में अमेरिकी पेट्रियट तैनात। यूक्रेन लंबे समय से कर रहा था अत्याधुनिक डिफेंस सिस्टम की मांग। रक्षा मंत्री रेजनिकोव ने कहा कि हमारा आकाश अब और ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि यूक्रेन है, रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। कब खत्म होगा ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। नेपाल की अन्नपूर्णा चोटी से लापता भारतीय पर्वतारोही की तलाश जारी है। भारतीय राजदूत तरनजीत संधू ने यूएस स्पीकर मैकार्थी से की मुलाकात। अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बनना मजबूत संबंधों का साक्ष्य है, राजा कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। ईद के दौरान संभावित गिरफ्तारी के खिलाफ इमरान की याचिका पर सुनवाई आज है। इमरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। चुनाव के लिए फंड जारी न करने पर पाक सरकार को गंभीर नतीजा भुगतना होगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट। ये आप देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने चाइल्ड केयर एजेंसी में पत्नी के हिस्से की दी जानकारी। ये मंत्री स्तरीय हितों से जुड़े रजिस्टर को कैबिनेट कार्यालय से प्रकाशित किया। इस सूची का प्रकाशन सुनक पर केंद्रीय जांच के मद्देनजर किया गया है। इन पर आरोप लगे था ना। अमेरिका में गोलीबारी में 4 लोगों की मौत, 3 घायल हुए। चलिए भी देखते रहिए। ऑनर किलिंग में सजा काट रही ब्रिटिश सिख महिला रिहा हुई है। 1998 में अपनी बहू की हत्या कराने के मामले में सजा काट रही 86 वर्षीय सिख महिला को रिहा कर दिया गया। चीन के अस्पताल में लगी आग से मरने वालों की संख्या 29 पहुंची। रूसी सरकार के आलोचक की सजा कम करने से अदालत ने किया इनकार। ऑस्ट्रेलिया तट पर 8 इंडोनेशियाई मछुआरे की मौत की आशंका है। फुटबॉल खेलने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट। अब देखिए, रोबोट भी इस तरह की फुटबॉल खेलेंगे। एक खेल का चित्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। आईपीएल चल रहा है आपका, और आईपीएल में आपकी दिलचस्पी होगी तो आप लोग एक एक गेंद भी देख रहे होंगे। चलिए खत्म होने दीजिए, एक ओवरव्यू हम लोग ले लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज बनेंगे सीएफआई अध्यक्ष।
ठीक है, यानी कि आप देखिए भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष। और एक और हार दिल्ली कैपिटल्स के दरवाजे कर सकती है बंद आगे के लिए। वैश्विक शतरंज लीग ने जारी किया आधिकारिक लोगो। विश्व शतरंज की सर्वोच्च संस्था फीडे और टेक महिंद्रा के संयुक्त प्रयासों से शुरू किए जा रहे वैश्विक शतरंज लीग का आधिकारिक लोगो बुधवार को जारी किया गया, जो इस खेल के 64 खानों जैसा दिखता है। अपनी तरह की इस विशिष्ट लीग के शुरू होने के 64 दिन पहले लोगो जारी किया गया है। बार्सिलोना ओपन में अलकराज की जीत। गत विजेता कार्लोस अलकराज ने बार्सिलोना ओपन में खिताब के बचाव की शानदार शुरुआत करते हुए नुनो बोर्गेस के विरुद्ध 6-3, 6-1 से आसान जीत दर्ज की है। 15वें खिताब से 2 कदम दूर है रियल मैड्रिड। यूफा चैंपियनशिप लीग में सबसे सफल क्लब रियल मैड्रिड ने 15वें खिताब की ओर अपना कदम बढ़ाते हुए चेल्सी के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल के दूसरे चरण में भी 2-1 से आसान जीत दर्ज कर ली है। फेक न्यूज पर लगेगी लगाम। फेक न्यूज से निपटने के लिए सरकार फैक्ट चेकिंग यूनिट की स्थापना करने जा रही है। और आप देखते हैं आग की तरह फैलती है झूठ आपका। और HP लैपटॉप में जुड़े प्रीमियर फीचर, चलिए देखते रहिए। सार्वजनिक स्थानों पर फोन चार्जिंग के खतरे। चारधाम हेली सेवा के नाम पर चल रही फर्जी वेबसाइट, रहे सावधान। आप देखिए चारधाम यात्रा शुरू हो गई तो यहाँ भी लूटने का तरीका ढूंढ लेंगे। विशेषज्ञों ने हाइड्रोजन एनर्जी को बताया भविष्य की ऊर्जा। और 29 विदेशी व 30 भारतीय प्रतिनिधियों ने स्थायी पर्यावरण अभिनव ऊर्जा परिवर्तन पर की चर्चा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन यातायात का उचित विकल्प नहीं है, शोध कार्य एक दूसरे से साझा करेंगे G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है। और G20 समिट की हमारी भारत अध्यक्षता कर रहा है ना। 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। 20 सदस्यों में आप देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ इसके सदस्य हैं। ठीक है। और जिंदगी से नाखुश असिस्टेंट प्रोफेसर हैदराबाद में बना कुली। हाथरस में बच्चों से नमाज पढ़वाने पर प्रधानाचार्य सहित 3 निलंबित हुए। भूकंप की तरंगों को मोड़ देगी भवन की नींव। यह है द्विआयामी मेट्रामेटी स्थिल तकनीक। इस शोध का नेतृत्व करने वाले स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अर्णव अर्पण गुप्ता ने बताया कि धातु और प्लास्टिक जैसी सामग्री से बने तत्वों से एक मेटोमेटेरियल बनाया जाता है। यह आमतौर पर दोहराए हुए पैटर्न से तैयार होता है, जो भूकंप के कंपन या भूकंपीय तरंगों से प्रभावित होने वाली घटनाओं की तरंगों से छोटा होता है। भूकंपीय तरंगें लोचदार होती हैं, जो पृथ्वी की परतों के माध्यम से ऊर्जा का परिवहन करती है। और आप देखिए भूकंप कहने का मतलब भूमि का कांपना। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भी पढ़ लिया करिएगा। यहाँ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। पहली बार अमेरिका में वीडियो कॉल पर की गई बातचीत। 1964 में आज ही न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के बीच पिक्चर फोन से पहला वीडियो कॉल किया गया था। और इस टेलीफोन के साथ एक छोटा टीवी लगा हुआ था, जिसमें कॉल के दौरान सामने वाले की धुंधली वीडियो छवि दिखती थी। 3 मिनट के वीडियो कॉल का शुल्क $27 था उस समय। देखिए मैरी और पेरी क्यूरी ने रेडियम को पिच ब्लेंड से अलग किया। 1902 में आज ही फ्रांस में मैरी और पेरी क्यू ने 8 टन पिच ब्लेंड अस्क से 1 ग्राम शुद्ध रेडियम क्लोराइड को अलग करने में सफलता पाई थी। यह रेडियोधर्मी तत्व का पहला नमूना था। यह खोज कैंसर के इलाज में वरदान साबित हुई। इस खोज के लिए दोनों को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और नोबेल की बात करें तो 1901 से हुआ था ना, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ध्रुपद परंपरा के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक थे उस्ताद डागर। ये शास्त्रीय गायक उस्ताद हुसैन सईउद्दीन डागर का जन्म 1939 में आज ही राजस्थान के अलवर में हुआ था। संगीत उन्हें विरासत में मिली थी। 6 वर्ष की उम्र में पिता ने ध्रुपद संगीत सीखा और 1984 में पुणे जाने के बाद प्रस्तुतियों के माध्यम से महाराष्ट्र में ध्रुपद को लोकप्रिय बनाने का काम किया। वे ध्रुपद सोसाइटी जयपुर और पुणे के अध्यक्ष भी रहे। भारत के अलावा हॉलैंड, जर्मनी, फ्रांस सहित कई देशों में ध्रुपद पर कंसर्ट और कार्यशालाएं आयोजित कर इस शैली को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिना उपकरण 150 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ाई। देख लीजिए फ्रांस की राजधानी पेरिस के समीप ला डिफास में 150 मीटर अल्टो टावर स्थित फ्रेंच स्पाइडरमैन के रूप में प्रसिद्ध अर्वन क्लाइवर एलेन ने आप देखिए 38 मंजिला टावर के शीर्ष पर चढ़कर ये आप देखेंगे। बच्चों के फेफड़े और शारीरिक विकास के लिए खतरा है टीबी।
अनुसंधान कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है ना, उसी से होता है। साल का पहला हाइब्रिड सूर्य ग्रहण आज। दुनिया के सीमित हिस्सों में 5.5 घंटों के लिए होगी खगोलीय घटना, और कुछ स्थानों पर पूर्ण, कहीं आंशिक और कुछ जगहों पर वलयाकार आकृति दिखती है। 4 प्रकार के होते हैं सूर्य ग्रहण। पृथ्वी माता के बीच में और सूर्य भगवान के बीच में जब चंद्रमा आ जाने से सूर्य ग्रहण को खगोलीय घटना होती है। एरिच के पूर्व सौर विज्ञानी डॉक्टर वहाब-उद्दीन के अनुसार आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा से सूर्य का केवल एक हिस्सा ढका रहता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण चंद्रमा की छाया पूरी तरह से सूर्य को ढक लेती है, और विज्ञानियों के अध्ययन के लिहाज से पूर्ण सूर्य ग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की आंतरिक छाया पूर्ण रूप से सूर्य को ढक नहीं पाती है, और सूर्य के चारों ओर के किनारे ग्रहण से मुक्त रहते हैं, और देखने में यह सूर्य ग्रहण बेहद सुंदर होता है। यह है संकर या हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। विज्ञानी का कहना है कि जिस सूर्य ग्रहण का पात सकरा होता है, विज्ञानी उसे संकर ग्रहण कहते हैं। इसे दुर्लभ भी माना जाता है। हाइब्रिड या संकर सूर्य ग्रहण में पृथ्वी की घुमावदार सतह के चलते कभी कभी ग्रहण वलयाकार और पूर्ण के बीच स्थानांतरित हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के कुछ स्थानों पर पूर्ण, कहीं आंशिक, कुछ जगहों पर वलयाकार आकृति बनेगी। 101 स्काई डाइवर्स ने मिलकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये अमेरिका की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। आपकी जैसी मर्जी वैसी कर सकते हैं आप लोग। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और न्यूज़पेपर के लिए 1 घंटे का समय हर हाल में रखिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोग इस परिवार में ऐसे भी है जो केवल न्यूज़ के उद्देश्य से इस क्लास को देखते हैं। तो जो खबरें आपको विस्तार से बताता हूँ ना, वही आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहती हैं, और जो नहीं भी रहती उन्हें भी कोशिश करता हूँ कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण बना दिया जाए। अब राजनीति के बारे में बात करें तो नेताओं के बारे में बात कर लेता हूँ, राज्यों के बारे में विस्तार से बात कर लेता हूँ, तो इससे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछने की दृष्टि शामिल हो जाती है, वो भी तथ्य आपको मिल जाते हैं। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए।